रीबर्थ ऑफ माई क्राउन्ड क्वीन एपिसोड 4। रुद्रवीर ने अंबिका की तरफ देखा। उसकी नजरें एकटक उस पर ठहर गई थी। न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था, वो बस उसे देखे जा रही थी और रुद्रवीर में जब उसकी तरफ देखा उसे कुछ अजीब लगा। अंबिका ने कभी उसे इस तरह से तो नहीं देखा था। अंबिका बस उसे देखती जा रही थी। रुद्रवीर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, वो दोस्ती बहुत कम उम्र में हुई थी, खास याद नहीं हमें उनके बारे में। वो तो अचानक हमारी जिंदगी में आई और चली भी गई, लेकिन निहारिका जब से हमारी जिंदगी में आई है तब से हमें उनकी आदत हो गई है। वो बहुत ध्यान रखती थी हमारा, और ध्यान रखने से ज्यादा हम दोनों ने एक दूसरे के मन की बातों को जाना है। ऐसे किसी इंसान से जुड़ जाने के बाद उससे अचानक सारे रिश्ते खत्म कर देना मुमकिन नहीं हो पता, पर यह बात कोई समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा। अंबिका एकदम खामोश होकर उसकी तरफ देख रही थी। उसके जहन में कुछ बातें चल रही थी। उसने धीरे से कहा, हम अभी आते हैं। इतना कहकर वो जैसे ही उठने लगी, अंबिका का हाथ रुद्रवीर ने पकड़ लिया। उसके कदम ठहर गए। रुद्रवीर ने उसे वापस अपनी तरफ खींचते हुए कहा, थोड़ी देर बैठे आप हमारे साथ प्लीज। रुद्रवीर के इतना कहते ही अंबिका पूरी तरह से ठहर गई। उसकी नजर एक बार फिर उस पर थम गई थी। अंबिका की आंखों में इस वक्त पता नहीं क्या था जो छुपाने की कोशिश कर रही थी। रुद्रवीर ने उसे अपने पास बैठा लिया। उसने उसी तरह उसका हाथ पकड़ रखा था। अंबिका से अब रहा नहीं गया और उसने आगे बढ़कर रुद्रवीर के सीने से अपना सिर लगा लिया। रुद्रवीर जो उसका हाथ पकड़े हुए था वो एकदम ब्लैक हो गया। उसका दिल बहुत जोर से धड़का था। अंबिका हमेशा उससे दूर भागती थी। वो उससे बात करने की कोशिश करता तब भी वो हिचकिचाती थी। अभी एक दो दिन से दोनों के बीच थोड़ी बातें होने लगी थी, पर उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अंबिका सीधा उसे हग कर लेगी। अंबिका इस तरह से रुद्रवीर के सीने से लगी हुई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। रुद्रवीर ने अब आहिस्ता से उसके पीठ पर अपना हाथ रखते हुए उसे अपने करीब कर लिया। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसे अच्छा लग रहा था अंबिका का इस तरह उसे हग करना। अंबिका जो उसके सीने से लगी हुई थी, उसे एहसास ही नहीं हुआ उसने क्या किया, लेकिन अब एकदम ही उसे एहसास हुआ वो रुद्रवीर के सीने से लगी हुई थी। उसने झिझकते हुए अपना हाथ पीछे किया। रुद्रवीर भी अपना हाथ पीछे करते हुए मुस्कुरा कर बोला, आपको इस तरह घबराने की तो जरूरत नहीं है, क्या हुआ? अंबिका कुछ समझ नहीं आया वो क्या बोले। उसने अपनी नजरें झुका ली। रुद्रवीर ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, कोई क्या सोचता है इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। निहारिका हमारी दोस्त है और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप हमारी पत्नी हैं। हमारी जिंदगी में जो जगह आपकी होनी चाहिए वो सिर्फ आपकी है। दोस्ती की मर्यादाएं हम बहुत अच्छे से जानते हैं और हम आपसे बस इतनी उम्मीद करते हैं कि आप हमें समझेंगी। अंबिका जो तब से उसे देखने में लगी हुई थी, उसकी नजरें अब फिर उस पर टिक गई। उसी तरह से रुद्रवीर को देखते हुए उसने बहुत ही नमी भरे अंदाज में कहा, हम आपको हर समय समझेंगे। आपको हमारे सामने ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम आपके बारे में क्या सोचते हैं। हम जानते हैं आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। रुद्रवीर को एक बार फिर अजीब लगा। वो ढंग से उससे बात भी नहीं करती थी, लेकिन आज उसका रवैया एकदम अलग सा लग रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ जो अंबिका इस तरह से व्यवहार कर रही थी? जयपुर अंडरस्को। अभिमन्यु अपने काम से 2 दिन के लिए बाहर चला गया था। सुमेधा इन 2 दिनों में काफी शांत थी। उसकी जिंदगी में शांति तभी होती थी जब अभिमन्यु आसपास ना होता हो। अवंतिका जी के मन में एक शक बैठ गया था। वो सुमेधा को अकेले देखकर उसके पास आए। अभिमन्यु आज शाम तक आने वाला था, इसलिए उन्होंने उससे बात करने की सोची। सुमेधा अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी अवंतिका जिसके पास आए। अवंतिका जी को देखते ही वो उठने लगी। तभी उन्होंने कहा, आप बैठी रहिए, हम आ रहे हैं। इतना कहकर वो सुमेधा के बगल में आकर बैठ गई। सुमेधा ने उनकी तरफ देखा, तभी अवंतिका जी ने प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, बेटा देखिए, हम आपको अपनी बेटी अंबिका की तरह ही मानते हैं। आप हमारे बेटे की पत्नी हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि आपके साथ कुछ भी गलत होगा तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमें बर्दाश्त नहीं है किसी के साथ भी कुछ भी गलत हो, चाहे फिर सामने हमारा बेटा ही क्यों न खड़ा हो, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए हम आपसे जानना चाहते हैं, ऐसा क्या है जो अभिमन्यु का व्यवहार आपके साथ इस तरह का हो गया है? हमें नजर आ रहा है बेटा वो ऐसे तो नहीं थे आपके साथ। सुमेधा ने जैसे ये सुना उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया था। अवंतिका जी उसके चेहरे पर बदले हुए भाव देख पा रही थी। उन्होंने उसकी तरफ देखते हुए अब कहा, हम आपसे पूछ रहे हैं सुमेधा, बताइए क्या हुआ? सुमेधा ने हड़बड़ाकर अपनी नजर झुका ली और वो धीरे से बोली, माँ सा आप जानती हैं कुंवर सा ने खुद जो किया था वो किया था। हमने कभी कोई कोशिश नहीं की थी कि हम उन्हें फंसाएं या फिर हम उनसे शादी करें।
दादी सा को पसंद नहीं आया था हमारा उनकी जिंदगी में आना, ये भी हम जानते हैं, पर हमें देखकर अपनी जिंदगी में शामिल करने का उनका फैसला अपना था। पता नहीं क्या हो गया कि वो इस तरह से हो गए हैं। हमने कुछ गलत नहीं किया है, हम ऐसे नहीं थे, हम एक बहुत साधारण घर से आते हैं, खुद को पूरी तरह से बदल लिया। यहाँ का रहन सहन, हमारा लिबास, हमारी बोली, हमारा सब कुछ हमने उनके हिसाब से कर दिया। फिर भी पता नहीं कौन सी शिकायत ऐसी है जो इस तरह से सब कुछ बदल गया। अवंतिका जी ना समझी से देख रही थी। वो जानती थी सुमेधा को पहली नजर में अभिमन्यु ने पसंद कर लिया था और तब उसने घर में सबके सामने कहा था कि वो उससे विवाह करना चाहता है। पहले तो एक पल के लिए सब नहीं माने थे, लेकिन कृष्णकांत जी को बेटे की पसंद के आगे कुछ और नहीं दिखा और वो फौरन से उसकी बात मान गए। सुमेधा और अभिमन्यु की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई थी। सुमेधा एक बहुत ही छोटे से गांव से थे, उसके घर में सिर्फ उसकी माँ थी, उसके बावजूद पूरे परिवार में उसे एक्सेप्ट कर लिया था। अवंतिका जी ने सुमेधा के कंधे पर हाथ रखते हुए बहुत ही नमी और प्यार भरे अंदाज में कहा, वही तो हम जानते हैं, हमारा बेटा आपको पसंद करता था, हम जानते हैं अभिमन्यु आपको अपनी जिंदगी में चाहते थे, वो आपके साथ एक खुशी भरी जिंदगी जीना चाहते थे। फिर अब क्या हो गया बेटा आप दोनों के बीच? सब ठीक था ना, तो अचानक से सब इतना बदल कैसे गया? सुमेधा की आंखों से आंसू बह गए। वो धीरे से बोली, हमने कुछ नहीं किया माँ सा, पर उन्हें हम पर यकीन नहीं होता। पता नहीं किसने उनको क्या कहा है, वो हमारी बात नहीं सुनना चाहते हैं। सुमेधा आगे कुछ बोलती तभी दरवाजे से अंदर आते अभिमन्यु ने फूलों से भरा गुलदस्ता जमीन पर पटका। ये आवाज सुनते ही अवंतिका जी और सुमेधा दोनों का ध्यान उस ओर गया। अभिमन्यु को देखते ही सुमेधा के चेहरे का रंग एक बार फिर उड़ गया। वो डर कर खड़ी हो गई। अवंतिका जी ये देख पा रही थी बेटे के चेहरे पर गुस्सा देखकर उन्होंने कहा, अभिमन्यु ये कोई तरीका नहीं है, हमने आपसे पहले भी कहा अगर आप इस तरह से उनके साथ व्यवहार करेंगे तो हम आपको बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। अपनी माँ की बात सुनते ही अभिमन्यु ने सुमेधा को बुरा तरह से घूरा। वो सब बताने वाली थी, ये सोच सोच कर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो गुस्से से उसे देखा हुआ बोला, माँ सा आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, जो भी है वो हम दोनों के बीच में है और आपको नहीं लगता ये बहुत गलत है कि आप हम दोनों के बीच में आए? हम जिस भी तरह का बर्ताव कर रहे हैं अपनी पत्नी के साथ कर रहे हैं। और लेकिन तभी अवंतिका जी ने गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रख दिया। अभिमन्यु हैरान था। अवंतिका का मुंह खुल गया। उसने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए मन ही मन में कहा, हे भगवान, ये तो सब और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। कुंवर सा अब हमें गलत समझेंगे। अभिमन्यु की तरफ देखकर अवंतिका जी ने बोला, ठीक है, अगर हमें नहीं बताना तो मत बताइए, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप हमारी बहू के साथ बदतमीजी करें। हमने आपको ये संस्कार नहीं दिया है कि आप किसी के साथ इस तरह का व्यवहार करें। अपनी पत्नी को इज्जत देना आपका कर्तव्य होना चाहिए। अवंतिका जी की बात सुनकर अभिमन्यु ने अब कुछ नहीं कहा, वो चुप ही खड़ा था। अवंतिका जी ने सुमेधा के पास आकर उसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से कहा, आपको कुछ भी सहने की जरूरत है, अगर आगे कुछ भी करते हैं तो आप सीधा हमसे बात करेंगे। सुमेधा कुछ बोल ही नहीं पाई, उसके चेहरे पर पछतावा साफ नजर आ रहा था। अवंतिका जी अब कमरे से निकल गई। अभिमन्यु के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अवंतिका जी के जाते ही सुमेधा ने धीरे से कहा, हमने सच में कुछ नहीं बताना चाहते थे कुंवर सा, हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ भी नहीं बताया। माँ सा खुद ही हमारे पास आई थी। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही अभिमन्यु ने उसकी दोनों बाहों को पकड़कर उसे खींचकर अपने करीब करते हुए कहा, क्या चाहती हैं आप? हमारी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं रहने देना आपको? क्या हम इतने गलत हैं जो आज हमारी माँ सा हमको इतना गलत समझ रही है? इसकी वजह क्या है आप जानती हैं और बहुत अच्छे से जानती हैं। सुमेधा ने शर्मिंदगी से अपनी नजरें झुका ली। उसकी आंखों में पछतावा साफ नजर आ रहा था। वो धीरे से बोली, हमने आपको कहा था पर आपने हमारी बात नहीं सुनी थी, इसीलिए ये सब। लेकिन वो कुछ कहती हूँ उससे पहले ही अभिमन्यु ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ को और मजबूत कर दिया और वो बहुत ही गुस्से से बोला, हमने मजबूर किया था आपको, कहिए। सुमेधा उसकी पकड़ सहन नहीं कर पा रही थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए पर वो कुछ नहीं बोली। अभिमन्यु ने जैसे ही उसकी आंखों में आंसू देख उसने गुस्से से उसे झटका। उसके झटकते ही सुमेधा पीछे गिरने लगी। उसका कर सीधा पीछे शोपीस पर लगता, लेकिन उससे पहले ही अभिमन्यु ने उसका हाथ खींचते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिसकी वजह से सुमेधा गिरने से बच गई और उसे चोट नहीं लगी। अभिमन्यु 2 पल तक उसे देखते रहा, उसके बाद उसने गुस्से से छोड़ दिया। वो तेज कदमों से वहां से निकल गया, लेकिन सुमेधा की आंखों में आंसू थे। वो रोते हुए अपने आप में बोली, हम इतने गलत नहीं हैं पर आप हमारी बात ही नहीं सुनना चाहते। हम कैसे समझाएं आपको, कुछ नहीं किया हमने। आप जितना गलत हमें समझते हैं उतने गलत नहीं है हम। उसके चेहरे पर उदासी और आंखों में दुख साफ नजर आ रहा था।
क्या हुआ है अभिमन्यु और सुमेधा के बीच जिसकी वजह से उलझ गया है उनका रिश्ता इस कदर, क्या हुआ है? अंबिका अभी इस तरह रुद्रवीर के पास ही बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे लेकिन दिमाग में ना जाने क्या चल रहा था, वो कुछ खाई हुई सी थी। रुद्रवीर उसे देख रहा था। आज अंबिका की नजरें, उसका उसके पास बैठना, उसे गले लगाना, सब कुछ बहुत अलग था। वो अंबिका की तरफ देखता हुआ जैसे ही कुछ कहने लगा तभी उसका फोन बजा। उसने एक गहरी सांस ली और कॉल रिसीव करते हुए वहां से उठकर चला गया। अंबिका उसे जाते हुए देख रही थी। उसके मन में अब रुद्रवीर की कही सारी बातें आने लगी। वो सब कुछ जो भी रुद्रवीर ने कहा था वो सब याद करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपने आप में ही बोली, हमने तो एक पल के लिए भी नहीं भुलाया था कुछ, पर आपको कुछ याद ही नहीं ऐसा लगता था, लेकिन आपको कम से कम हम याद तो है। उसकी आंखों में आंसू तो थे लेकिन चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई थी। सालों पुरानी में बातें याद आने लगी। अंबिका छोटी थी, वो अपनी नानी सा के घर गई थी, तभी उसकी नानी उसे एक बार अपने किसी दोस्त से मिलवाने लेकर आई थी। वहां जाकर उसे रुद्रवीर दिखा, एकदम गुमसुम सा बच्चा जो बिल्कुल कुछ भी नहीं कहता था। अंबिका बहुत शरारती थी उस वक्त। वो बार बार उसे परेशान करने की कोशिश करती और वो चुपचाप उसे घूर कर चला जाता, और फिर धीरे धीरे अंबिका की कोशिशें में इतना असर दिखाया था कि चुप रहने वाला रुद्रवीर उससे बात करने लगा था। अंबिका जब तक जाती उससे पहले ही रुद्रवीर चला गया था, लेकिन जब वो गया तब वो आखिरी बार उससे मिला भी नहीं था। ना ही अंबिका ने उसे देखा, और उसके बाद से उसके जहन में ये एक पुरानी याद बस सी गई थी। उसे अगर कुछ याद था तो वो बस वही शख्स याद था, पर हाँ, उससे मिलने की उम्मीद तो जैसे वो छोड़ ही चुकी थी। और जब उसकी शादी रुद्रवीर से हुई उसके बाद तो जैसे उसकी वो उम्मीद पूरी तरह से टूट गई। लेकिन आज जब रुद्रवीर ने वो सब कहा तब उसे एक बार फिर वही सारी बातें याद आने लगी, और तब उसने उसके नाम पर गौर किया। पहली बार वो जो इतने दिनों से टच में थे, उसने पहली बार ध्यान दिया, तभी उसे एहसास हो गया था ये वही इंसान था जिसका इंतजार उसे था। अंबिका के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई, चेहरे पर सुकून साफ साफ नजर आ रहा था। वो मुस्कुरा रही थी। उसने अब मन ही मन में कहा, हमें पहले लगता था हम कुछ ज्यादा सोच रहे हैं, आपको शायद हम याद भी नहीं होंगे। हम इतनी सी बात को इतने सालों तक सोचते रहे तो हमें हमारी बेवकूफ़ी नजर आती थी, लेकिन हमारी जिंदगी में आपका होना, ये बात तो तय करता है ईश्वर ने आपका और हमारा साथ बहुत पहले लिख दिया था। अंबिका के होठों पर एक बार फिर प्यारी से मुस्कुराहट आ गई। वो बहुत खुश नजर आ रही थी। जयपुर अंडरस्को अवंतिका जी ने गुस्से में अभिमन्यु को थप्पड़ मार तो दिया था और अपनी तरफ से उसे लगभग धमका भी दिया था कि वो सुमेधा आपके साथ कुछ बदतमीजी ना करें, लेकिन अभी उनके मन में यही बात चल रही थी। और सबसे बड़ी उलझन की बात ये थी कि अभिमन्यु जो एक समय पर खुद उससे शादी करना चाहता था और वो बहुत खुश भी अपनी शादी से, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो उसे इस तरह का बर्ताव करने लगा। सुमेधा इस वक्त भी अपने कमरे में थी। आजकल वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। अभिमन्यु जितने गुस्से से गया था उसके बाद वो जब भी लौटेगा उसका गुस्सा उसी तरह रहेगा। सुमेधा उसी के इंतजार में बैठी हुई थी, पर उसे नींद आने लगी थी। उसकी आंखें बार बार बंद होती, लेकिन वो अपनी आंखें खोलकर एक बार फिर सामने देखने लगती। काफी वक्त बीत गया था, अभिमन्यु अब तक नहीं आया था। एक बार फिर सुमेधा की आंखें बंद हो गई, तभी दरवाजे पर आहट हुई और ये आहट सुनते ही वो झट से उठकर बैठी। उसने देखा सामने अभिमन्यु था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अभिमन्यु ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और उसके बाद वो तेज कदमों से सीधा वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। सुमेधा से जाते हुए देख रही थी, उसके चेहरे पर गुस्सा नजर में ही आ रहा था, मगर वो जानती थी इस वक्त वो बहुत गुस्से में होगा। कुछ देर बाद अभिमन्यु जैसे ही वॉशरूम से बाहर आया, सुमेधा ने पूछा, आपके लिए खाना मंगवा दे? उसके इतना कहते ही अभिमन्यु ने एक तेज और सख्त नज़र उस पर डाली। उसकी आंखों में गुस्सा देखते ही सुमेधा चुप हो गई। अभिमन्यु बिना कुछ कहे पलंग पर आकर बैठ गया। आज जो भी हुआ था वो सारी बातें उसके दिमाग में एक बार फिर से आने लगी थी। सुमेधा को समझ नहीं आ रहा था वो उससे कैसे बात करे। उसने अवंतिका जी को कुछ भी नहीं कहा था। अवंतिका जी को खुद ही शक हुआ था, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, पर उसके बाद भी अभिमन्यु एक बार फिर से गलत समझ रहा था। ये बात उसे बुरी भी लग रही थी और चाहकर भी वो खुद को सही नहीं बता पा रही थी। सुमेधा कुछ पल तक सोचते रहने के बाद आहिस्ता से उस तरफ आई और उसने धीरे से कहा, हमने मासा से बात नहीं की, हम सच कह रहे हैं। हमने कुछ भी नहीं बताया था, वो खुद हमारे सामने आकर सवाल पूछ रही थी। हमने बहुत कोशिश की कुछ ना बताने की, पर फिर तभी अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ को मरोड़ते हुए उसकी पीठ से लगाकर कहा, सब बताने वाली थी आप उनको। आपको खुद समझ आया है कुछ, जो आप उन्हें सब कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। सुमेधा की आंखों में नमी आ गई। उसने धीरे से कहा, आप हमारी बात ही नहीं समझाना चाह रहे, हम क्या करें?
हम सच कह रहे हैं कुंवर सा, हम खुश नहीं थे, पर इसका ये मतलब नहीं था कि हम आपसे शादी के बाद भी यहाँ से जाने की कोशिश करें। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अभिमन्यु जो गुस्से में था, उसने जैसे ही उसकी ये बात सुनी वो जैसे एकदम गुस्से से तपने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने गुस्से से सुमेधा की कलाई पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। वो दर्द से कराह उठी। अभिमन्यु ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, कोई बकवास नहीं सुननी हमें आपकी। एक बार फिर सुमेधा की आंखों में आंसू थे, जो देखकर अभिमन्यु ने गुस्से से उसके हाथ को छोड़ दिया। सुमेधा जो उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, वो एक बार फिर अब पूरी तरह से चुप हो गई। वो जानती थी उसकी बात सुनकर भी अभिमन्यु को उसकी बात पर यकीन नहीं होगा, इसीलिए अब वो चुप हो गई। सुमेधा कुछ पल तक ऐसे ही खड़ी रही, उसके बाद वो दूसरी तरफ आकर लेट गई। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। कुछ देर आंखें बंद करने के बाद ही वो नींद के आगोश में चली गई। अभिमन्यु अभी भी जाग रहा था, उसकी आंखों से नींद दूर थी। आज उसकी मां ने उसे थप्पड़ मारा था क्योंकि उनको लग रहा था वो सुमेधा के साथ गलत कर रहा था। ये सोचते ही उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ गया। उसने गुस्से से अपने दांत भींच लिए। कुछ गहरी सांस भरते हुए वो खुद को शांत करने लगा, लेकिन एकाएक उसकी नजर करवट बदलती सुमेधा पर पड़ी तो पुरानी बातें एक बार फिर उसे याद आने लगी। फ्लैशबैक अंडरस्को अपने काम के सिलसिले में अभिमन्यु आजकल जयपुर से दूर राजस्थान के ही एक छोटे गांव आया था। इस वक्त यहाँ उसके कारोबार से जुड़ा कुछ काम था, जिसकी वजह से वो यहाँ आया हुआ था। अभिमन्यु अपना काम खत्म कर शाम को जाने ही लगा था, तभी रास्ते में एक मंदिर आया। अभिमन्यु में जैसे मंदिर देखा, उसने ड्राइवर की तरफ देखकर कहा, गाड़ी रोक दीजिएगा। इतना कहकर वो बाहर निकाला और वो मंदिर की तरफ बढ़ गया। ये एक छोटा सा दुर्गा माँ का मंदिर था। अभिमन्यु ने अपने जूते निकले और मंदिर के अंदर जाने लगा। वो अंदर आया, उसने सामने आकर भगवान के सामने अपने हाथ जोड़ लिए। आंखें बंद करते ही अपने चेहरे पर कुछ महसूस हुआ, जो महसूस करते ही अभिमन्यु ने अपनी आंखें खोली। उसने जैसे ही आंखें खोली, उसकी नजर दुपट्टे पर पड़ी। वो दुपट्टा उसके चेहरे से होता हुआ दूर होने लगा। अभिमन्यु एक अजीब से एहसास के तहत उसे तरफ देखने लगा, तभी उसकी नजर सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ी। उसकी नजर उस पर ठहर गई। गोरा रंग, तीखे नैन नक्श, गहरे हरे रंग के सलवार कमीज के साथ लाल रंग का दुपट्टा सिर पर डाले वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो अपनी एक दोस्त के साथ वहां खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट थी। अभिमन्यु एकटक उसे देख रहा था। उसकी नजरें उस पर ही टिकी रह गई और उसके कदम अब उसके पीछे चल दिए। उसकी दोस्त जो उसके साथ खड़ी थी, उसने हंसते हुए कहा, वाह क्या उल्लू बनाया तूने आज उस रणविजय को। वो लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके हंसते ही उसके चेहरे पर आए भाव और भी ज्यादा प्यारे लग रहे थे। अभिमन्यु की नजरें बस उसे पर टिकी रह गई थी। सुमेधा ने अब हंसते हुए कहा, अरे वो ऐसा ही था तो मैं क्या करती। तू ज्यादा मत सोच और प्लीज मेरी माँ को तो बिल्कुल मत बोलना, वो मेरा दिमाग खराब कर देंगी। तू जानती नहीं है ना उनको, इसीलिए पहले उनके सामने कुछ भी बकना मत। सुमेधा हंसते हुए अपनी दोस्त का हाथ पकड़कर वहां से चली गई और अभिमन्यु उसे एकटक जाते हुए देखता रहा। जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई थी, उसकी नजरें उस पर टिकी रह गई थी। सुमेधा उसकी नजरों के सामने से जा चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार उसी का चेहरा आ रहा था। सुमेधा का हाथ जैसे ही अभिमन्यु के ऊपर आया, वो एकदम ही अब अपने ख्यालों से बाहर निकला। उसकी नजर अपने सामने सो रही सुमेधा पर पड़ी। उसे देखते ही उसके चेहरे पर एकदम सख्ती आ गई और वो गुस्से से उसे देखा हुआ मन ही मन में बोला, आपकी वजह से सब कुछ कितना उलझ गया है, आपने हमारी जिंदगी मुश्किल करके रख दी है। रुद्रवीर को अंबिका ने कुछ नहीं बताया था, पर उसके मन में ये बातें अब भी थी। वो अपनी जिंदगी में जिस शख्स का इंतजार बरसों से कर रही थी, वो ही इंसान उसकी जिंदगी में आया था। अब तक रुद्रवीर के साथ होने पर एक अजीब सी हालात उसकी होती थी, लेकिन अब वो खुश थी और रुद्रवीर को ये बात खुद को कुछ अजीब लग रही थी। आज सुबह उठते ही उसकी नजर अपने कमरे में तैयार होती अंबिका पर पड़ी। अंबिका को देखते ही उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। ऑरेंज कलर की साड़ी में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसे देखा हुआ मन ही मन में बोला, आप पर तो हर रंग जचता है। वो उठकर उसके पास आने लगा। अंबिका जो सिंदूर लगाने लगी थी, उसकी नजर जैसे ही आईने से रुद्रवीर पर पड़ी, उसके हाथ ठहर गए। रुद्रवीर उसे निहारता हुआ उसके पास आकर खड़ा हो गया। दोनों की नजरें एक दूसरे पर ही बनी हुई थी। अंबिका की तरफ देखते हुए ही रुद्रवीर ने सिंदूर लिया और उसकी मांग सजा दी। अंबिका ने एक पल को अपनी आंखें बंद कर ली थी। अब उसने अपनी आंखें खोलते ही रुद्रवीर को देखा। उसको देखते ही अंबिका ने सिंदूर की डिब्बी रखी। रुद्रवीर उसे नोटिस कर रहा था और उसे आज ये बहुत अच्छा लगा कि अंबिका उससे असहज नहीं हुई थी। रुद्रवीर की ओर देखकर अंबिका ने प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, क्या हम एक बार अपने घर जा सकते हैं।
हम सोच रहे थे जाने का, भाभी सा से भी मिलने का दिल कर रहा है। जी जरूर, आज एक जरूरी काम है, कल चलें। रुद्रवीर ने कहा तो अंबिका ने फौरन मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। वो अब एक नज़र उस पर डालता हुआ वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अंबिका के अंदर कल से ही ये बदलाव नजर आ रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था, मगर उसे खुशी भी हो रही थी कि अंबिका उसके साथ अब कम से कम असहज तो नहीं थी। रुद्रवीर कुछ देर बाद ही ऑफिस जाने के लिए निकल गया। रास्ते में आज फिर से बार सम्राट से आमना सामना हो गया। दोनों की गाड़ी करीब से गुजरी थी। उसे देखते ही रुद्रवीर के जहन में उसकी कहीं बातें आने लगी। सिर हिलाते हुए उसने अपने आप में ही कहा, बेमतलब की दुश्मनी मोल ले रहे हैं। अभिमन्यु के मन से अब तक रुद्रवीर के लिए वो उलझन दूर नहीं हुई थी। अंबिका से उसकी शादी हो गई क्योंकि उसके बाबा सा ने यकीन दिखाया, पर उसे अब भी कुछ उलझा हुआ लग रहा था। अपने ऑफिस में बैठा हुआ वो लैपटॉप स्क्रीन पर कुछ देख रहा था। उसने अब एक गहरी लंबी सांस लेकर कहा, सम्राट सूर्यवंशी यूं ही तो नहीं रुद्रवीर के दुश्मन बने फिर रहे हैं। कोई तो बात है जो रुद्रवीर ने अब तक हम सबको नहीं बताई। अब यही पता लगाना है हमें। हमारी बहन की जिंदगी का सवाल है। उसने अब टेबल पर रखा अपना फोन उठाकर एक नंबर डायल किया। कॉल कनेक्ट होते ही उसने कहा, बहुत अच्छा काम किया। अब बस सम्राट सूर्यवंशी के और रुद्रवीर सिंह रघुवंशी के आपसी दुश्मनी की वजह के बारे में पता करो और जल्द से जल्द हमें सारी जानकारी चाहिए। बात करने के बाद उसने फोन रख दिया। टेबल पर फोन रखते ही उसके चेहरे पर एक अजीब से भाव आ गए। वो अपने आप में ही बोला, वो लड़की कौन थी जिसकी तस्वीर थी? उसका ध्यान अब पूरी तरह से उस फोटो पर आ गया जो शादी से पहले उनके पास आई थी। वो उसी तरह से कुछ सोचता हुआ बोला, वो तस्वीरें नकली थी, पर कोई क्यों करेगा ऐसा? अब तक कुछ पता नहीं चला, बस एक बात सामने आई है, वो है सम्राट सूर्यवंशी। क्यों सम्राट सूर्यवंशी दुश्मन बना बैठा है? इस वक्त अभिमन्यु के दिमाग में यही सब चल रहा था। अंबिका नीचे आई, हॉल में कोई नहीं था। वो अब वापस जाने लगी थी, तभी उसके जहन में कुछ आया और वो साधना जी के कमरे की तरफ जाने लगी। अंबिका उनके कमरे के पास आई ही थी, तभी उसके कानों में साधना जी की आवाज पड़ी, भाभी सा आप समझ नहीं रही है, हम कह रहे हैं आपको रुद्रवीर के मन में बेशक कुछ ना हो, पर निहारिका के विषय में हम एकदम पक्की तरह से कह रहे हैं, वो उनको पसंद करती है। छोटी यही बात हमें और मासा को भी लगती है, पर आप देख ही रही है रुद्रवीर किसी की नहीं सुनते उनके मामले में। कनुप्रिया जी की आवाज आई। अंबिका जो बाहर खड़ी थी उसके कदम तो अब पूरी तरह से वही जम गए। वो उसी तरह से खड़ी रह गई। उसके जहन में एक तरफ रुद्रवीर की बातें चल रही थी और एक तरफ ये बातें। रहने ही देते हैं, वैसे ही रुद्र अब कितने वक्त बाद घर वालों के साथ सामान्य हुए हैं। अगर उनकी और निहारिका की दोस्ती की बात करें तो वो बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। साधना जी की आवाज जैसे ही कानों में पड़ी, अंबिका मानो एकदम ही अब होश में आए। उसने एक गहरी सांस ली। वो अब दबे कदमों से वहां से निकल गई। अंबिका वहां से निकल तो गई थी, पर उसके मन में अब भी वही सारी बातें चल रही थी। रुद्रवीर से बात कर उसने इतना तो समझ लिया था, निहारिका उसकी जिंदगी में बहुत अहम है। वो दोस्ती को समझ रही थी, लेकिन कनुप्रिया जी और साधना जी की बातों ने उसको सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो अपने कमरे में आ गई। साधना जी की बातें दिमाग में चलने के साथ साथ निहारिका का चेहरा बार बार अंबिका की आंखों के सामने आ रहा था। वो एक गहरी सांस भरते हुए अपने आप में ही बोली, आजकल लोगों को वैसे भी दोस्ती समझ नहीं आती है। हुकुम सा ने कहा वो उनकी बहुत अच्छी दोस्त है, हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जयपुर अंडरस्को अंबिका के आने की खबर के बाद से यहाँ महल में सब काफी खुश थे। अवंतिका जी इस वक्त अपने कमरे में ही थी, तभी कुछ आहट सुनाई दी। सामने सुमेधा को देखते ही अवंतिका जी को याद आया, उन्होंने उसे कहा था अगर अभिमन्यु कुछ भी कहे तो वो उनको बताए। सुमेधा को देखकर अवंतिका जी को लगा शायद वो उनसे उसी बारे में कोई बात करने आए हो। सुमेधा की तरफ देखकर उन्होंने उसे अंदर आने का इशारा किया। वो भी चुपचाप अंदर आ गई। अवंतिका जी ने उसे अपने पास बैठाया। सुमेधा मन ही मन एक उलझन लिए इस वक्त बैठी हुई थी। अवंतिका जी उसे बहुत ही गौर से देख रही थी। सुमेधा की तरफ देखते हुए वो बहुत ही प्यार से बोली, बोलिए बेटा क्या हुआ? सुमेधा ने उनकी तरफ देखा। वो अब हिम्मत करते हुए बोली, माँ सा आप जो भी सोच रही है ऐसा कुछ नहीं है। आप कुंवर सा को गलत मत समझिए, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया हमारे साथ, हम नहीं चाहते बेवजह वो अपने ही परिवार की नज़र में गिरे। प्लीज माँ सा आप हमारी बात का यकीन करें। सुमेधा की बातों को सुन रही अवंतिका जी एकदम शांत थी। वो उसके चेहरे पर आए भाव देख रही थी। कुछ पल तक उसको देखते रहने के बाद अवंतिका जी ने कहा, ठीक है हम समझ रहे हैं आपकी बातों को, पर अपने बेटे को स्त्री का सम्मान करना सिखाया है हमने। हम नहीं जानते इस समय आप दोनों के बीच क्या उलझन है, पर हम आपको यही कहेंगे अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं।
अवंतिका जी की बातों को सुनकर सुमेधा उनकी तरफ देखती रह गई। वो उसे समझाते हुए एक बार फिर से बोली, आपको स्वयं अपने लिए बोलना चाहिए। हम समझ रहे हैं आपकी बातों को, निश्चित रहिए ये बात किसी के समक्ष नहीं आएगी। सुमेधा को अब जैसे राहत मिली, वो यही सुनना चाहती थी। अवंतिका जी भी उसकी मन की बात समझ गई, इसलिए उन्होंने आराम से कहा ताकि वो निश्चित हो सके। आप अपनी माँ के घर चली जाइए कुछ दिन, अवंतिका जी ने कहा। उनके इतना कहते ही सुमेधा हड़बड़ाकर झट से बोली, नहीं नहीं मासा, उसकी जरूरत नहीं है। अवंतिका जी अजीब तरह से उसकी तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर जो हड़बड़ी थी वो कुछ अलग ही थी। अवंतिका जी ने उसे गौर से देखते हुए पूछा, क्यों, क्या हो गया है बेटा? सुमेधा को एकदम ही एहसास हुआ उसने क्या कह दिया, तो वो झट से बात संभालते हुए बोली, नहीं, वो मासा राजकुमारी आ रही है और डॉक्टर ने भी कहा था इस वक्त कहीं ना जाने के लिए। उसका ये अंदाज कुछ अजीब सा था, पर अवंतिका जी ने अभी कुछ नहीं कहा। वो बहुत ही आराम से उसके सिर पर हाथ रखकर बहुत ही प्यार से कहा, ठीक है, आप ख्याल रखिए अपना। सुमेधा अब कुछ देर बाद उठकर उनके कमरे से निकल गई। वो चली गई थी, अवंतिका जी उसे जाते हुए देख रही थी। उनके दिमाग में सुमेधा का अपने घर जाने से मना करने वाली बात ही चल रही थी। अवंतिका जी के लिए ये एक बहुत अजीब सी बात थी। सम्राट सूर्यवंशी के बारे में अब तक कुछ नहीं पता चला था। अभिमन्यु इस बात से परेशान था। वो घर आ चुका था। अपने कमरे में जाने से पहले सुमेधा का ख्याल आते ही उसके कदम ठहर गए। एक गहरी सांस लेकर वो अब अपने कमरे में दाखिल हो गया। सुमेधा इस वक्त कमरे में नहीं थी, जो देखकर एक राहत भरी सांस लेकर अभिमन्यु सोफे पर आकर बैठ गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसने सोफे से बैठे बैठे ही अपना सिर पीछे लगा लिया और अपनी आंखें मूंद ली। सुमेधा और उसकी जिंदगी में बहुत उलझन थी। अभिमन्यु ने आंखें बंद की। दिमाग में एक बार फिर बहुत सी बातें घूम रही थी। कुछ आहट सुनाई दी। उसने आंखें खोली, सामने ही नौकरानी के साथ सुमेधा थी। चाय का कप टेबल पर रखते ही वो चली गई। सुमेधा अब भी खड़ी थी। अभिमन्यु ने एक नजर भी उस पर नहीं डाली। सुमेधा के जहन में अवंतिका जी की कही बात चल रही थी। कुछ पल तक सोचते रहने के बाद सुमेधा ने बहुत ही धीमी सी आवाज में कहा, माँ सा हमें माँ के पास जाने के लिए कह रही थी। उसके इतना कहते ही अभिमन्यु का चेहरा एकदम ही सख्त सा हो गया। उसने गुस्से से सुमेधा की तरफ देखकर चाय का कप यूं ही फेंक दिया। गरम गरम चाय सुमेधा के पांव पर पड़ी। अभिमन्यु ने आंखें बंद की। दिमाग में एक बार फिर बहुत सी बातें घूम रही थी। कुछ आहट सुनाई दी। उसने आंखें खोली, सामने ही नौकरानी के साथ सुमेधा थी। चाय का कप टेबल पर रखते ही वो चली गई। सुमेधा अब भी खड़ी थी। अभिमन्यु ने एक नजर भी उस पर नहीं डाली। सुमेधा के जहन में अवंतिका जी की कही बात चल रही थी। कुछ पल तक सोचते रहने के बाद सुमेधा ने बहुत ही धीमी सी आवाज में कहा, माँ सा हमें माँ के पास जाने के लिए कह रही थी। उसके इतना कहते ही अभिमन्यु का चेहरा एकदम ही सख्त सा हो गया। उसने गुस्से से सुमेधा की तरफ देखकर चाय का कप यूं ही फेंक दिया। गरम गरम चाय सुमेधा के पांव पर पड़ी। सुमेधा दर्द के एहसास से आंखें कसकर बंद कर गई। अभिमन्यु के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आई। वो झट से उठा। सुमेधा का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठाते हुए उसने नौकर को आवाज लगाकर बर्फ मंगवाए। सुमेधा उसे देख रही थी। इस वक्त दर्द का एहसास उसे हो रहा था, पर नजर अभिमन्यु के चेहरे पर आए घबराहट पर था। अभिमन्यु अब झुककर उसके पांव के पास जमीन पर बैठा। उसने जैसे ही सुमेधा का पैर छूना चाहा, वो अपना पांव पीछे करते हुए धीरे से बोली, नहीं, हम कर लेंगे आप। लेकिन उसकी बात सुने बिना उसने हाथ आगे बढ़ाकर सुमेधा का पांव पकड़ा, जो कि एकदम लाल हो चुका था। अभिमन्यु उसके पांव पर बर्फ लगाने लगा। सुमेधा ने एक पल के लिए अपनी आंखें भींच ली, लेकिन अगले ही पल वो अभिमन्यु की तरफ देखने लगी। बर्फ की वजह से सुमेधा को थोड़ी राहत मिल रही थी। अभिमन्यु ने अब उसके पांव पर दवाई लगाई। सुमेधा जो एकटक उसे देख रही थी, उसने आहिस्ता से कहा, ये दर्द आपने खुद दिया कुंवर सा, और अब आप ही दवा लगा रहे हैं। अभिमन्यु एक पल के लिए ठहर गया। उसने बिना उसकी तरफ देखे ही उसे दवाई लगाई और अब उठकर खड़ा हो गया। वो वहां से जाता तभी सुमेधा ने उसकी हथेली पकड़ी। अभिमन्यु ने जैसे ही उसके हाथों को महसूस किया, उसने उसकी तरफ देखा। सुमेधा की तरफ देखता हुआ वो सपाट अंदाज में बोला, आपको तकलीफ देने का हक है, हमें जो तकलीफ आपने हमें दी है उसके आगे ये कुछ नहीं है। उसकी ये बात सुनते ही सुमेधा उठकर उसके सामने खड़ी हो गई। अभिमन्यु ने उससे अपना हाथ छुड़ाया ही था, तभी सुमेधा ने एक बार फिर से कहा, गलत समझ रहे हैं आप हमें, बहुत गलत समझ रहे हैं। आपकी पत्नी होने के बाद। सुमेधा बोल ही रही थी, तभी अभिमन्यु ने एकदम गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, हमारी पत्नी होना आज स्वीकार कर रही है आप। ये बात सुनकर आज हमें कोई खुशी नहीं हो रही। वो गुस्से से निकलने लगा।
उसकी बातें सुनकर सुमेधा की आंखों में नमी आ गई थी। उसने जाते हुए अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा, आपकी औलाद पल रही है हमारी कोख में और आप ये बातें कह रहे हैं। कुंवर सा, हमें जरूरत है आपकी। अभिमन्यु जो जा रहा था उसके कदम रुक गए। सख्त चेहरे पर कुछ अजीब से भाव आ गए थे। उसने पलटकर एक नजर भी सुमेधा पर नहीं डाली और वहां से निकल गया। पीछे खड़ी सुमेधा की आंखों में आंसू भर आए। जोधपुर अंडस्को रात के खाने के बाद इस वक्त पूरा परिवार बाहर हॉल में इकट्ठा थे। कनुप्रिया जी को साधना जी बार बार इशारा कर रही थी, जो देखकर वो अब बोली, रुद्र, हम कह रहे थे आप बहू को लेकर कहीं बाहर घूम आए। अपनी मां की बात सुनते ही रुद्रवीर ने अंबिका की तरफ देखा। वो उसके साथ सहज नहीं हो रही थी, ये बात वो जानता था, पर 1-2 दिन से बदलाव भी नजर आ रहा था। उसने जब देखा अंबिका सामान्य नजर आ रही थी तब उसने बहुत ही आराम से कहा, मां सा, हम पहले कल जयपुर जा रहे हैं, उसके बाद देखते हैं। इतना सुनते ही साधना जी झट से बोल पड़ी, हाँ आराम से जाइए। अंबिका उनकी तरफ देखने लगी। वो समझ रही थी साधना जी ऐसा क्यों कह रही थी। अंबिका साधना जी की इस हरकत पर मन ही मन मुस्कुरा दी। कुछ ही देर बाद अब सब अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ दिए। रुद्रवीर अंबिका के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। आज अंबिका उसके साथ ही चल रही थी, जो देखकर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसने अंबिका का हाथ आहिस्ता से थाम लिया। अंबिका जो साधना जी की बातों के बारे में सोच रही थी, जैसे ही रुद्रवीर की पकड़ महसूस हुई उसकी नजर उस पर आ गई। अंबिका के साथ रुद्रवीर जैसे ही कमरे में आया, उसका हाथ छोड़ते हुए उसने बहुत ही नर्म आवाज में कहा, जब शादी हुई तब आपको देखकर लगता था शायद आप खुश नहीं, पर अब अच्छा लग रहा है जब आप हमारी ओर अपने कदम बढ़ा रही है। रुद्रवीर की ये बात सुनते ही अंबिका को उसकी कही बातें और पुरानी बातें याद आने लगी। उसने उसे कुछ नहीं बताया था, पर आज उसने अब एक पल में ही सोचा वो उसे बता देगी सच। अंबिका ने ये सोचते ही अपने लबों को खोला। जैसे ही वो कुछ कहने को हुई, जेब में रखा रुद्रवीर का फोन बजने लगा। अंबिका ठहर गई। रुद्रवीर ने निहारिका का नंबर देखते ही झट से कॉल रिसीव की। उसकी फोन की स्क्रीन पर निहारिका का नंबर अंबिका ने देख लिया था। हाँ बोलो निहारिका। कॉल रिसीव करते हुए रुद्रवीर ने जैसे ही ये कहा, दूसरी तरफ से कोई आवाज आए। वो झट से कुछ घबराए हुए अंदाज में बोला, हम अभी आते हैं। अंबिका देख पा रही थी उसके चेहरे पर इस वक्त घबराहट साफ नजर आ रही थी। रुद्रवीर ने कॉल डिस्कनेक्ट करके फोन अपनी जेब में रखा और वहां से एकदम जल्दबाजी में निकल गया। अंबिका अजीब तरह से उसे जाते हुए देखती रह गई। उसके जहन में एक बार फिर से कनुप्रिया जी और साधना जी की बातें आने लगी। जयपुर अंडस्को अभिमन्यु इस वक्त महल के पिछले हिस्से में था। यहाँ इस वक्त कोई नहीं आता था। उसके जहन में बार बार सुमेधा के कहे शब्द आ रहे थे। चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मुंह से धुआं निकालते हुए उसने होठों के बीच दबी सिगरेट को निकालकर फेंक दिया और खुले आसमान में देखने लगा। उसे एक बार फिर से वही सारी पुरानी बातें याद आने लगी। सुमेधा बहुत खूबसूरत थी। उसका हसीन चेहरा, उसकी वो अलहड़ सी हंसी कब उसके दिल पर कब्जा कर गई इसका एहसास ही नहीं हुआ था उसे। अपनी जिंदगी में कभी उसने किसी की ओर नजर नहीं उठाई थी, पर उसकी नजरें उस एक चेहरे पर ऐसी थमी थी कि वापस आने के बाद भी अभिमन्यु उस एक चेहरे को अपने जहन से निकाल ना पाया। उसके बाद फिर क्या था, काम के सिलसिले में उसका वहां जाना बढ़ गया और आंखों को हमेशा हसरत रहती वो उसे देख सके। अपनी इसी चाहत के चलते अभिमन्यु उस मंदिर पहुंच जाता। 2 दिन उसे निराशा हाथ लगी। आज भी वो जब आया उसे वहां कुछ लोग नजर आए, पर सुमेधा नहीं थी। भगवान के सामने अपने आप जोड़कर उसने आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना कर मन ही मन में कहा, हे ईश्वर, आज हम ऐसे ही नहीं जाना चाहते हैं, हमारी इतनी सी इच्छा पूरी कर दीजिए। उसने आंखें खोली। एक गहरी सांस लेकर वो अब वहां से जाने लगा। उसकी आंखें बार बार इधर से उधर हो रही थी, पर उसे सुमेधा नजर नहीं आए। अभिमन्यु उदास हो गया और वो वहां से निकल गया। कुंवर सा, सुमेधा की आवाज कानों में पड़ते ही अभिमन्यु एकदम ही अपने ख्याल से बाहर आया। उसने उसकी तरफ देखा। वो नजरें झुकाए खड़ी धीमे से बोली, आपसे कुछ कहना है। अभिमन्यु ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप खड़ा था और इधर उधर देखता रहा। सुमेधा ने अपनी नजरें झुकाए ही कहा, मां सा को हमने तो कुछ भी नहीं कहा, ना ही आपकी बहन को जो कर रहे हैं आप कर रहे हैं, और वो जब हमसे कुछ कहती हैं तो हमें समझ नहीं आता क्या जवाब दे, इसलिए अब रहे हैं। हमें एक बार बता दीजिए क्या चाहते हैं आप। आज वो जैसे हिम्मत करके बात करने आई थी ताकि कुछ तो बात क्लियर हो। सुमेधा की बात सुनते ही अभिमन्यु ने उसे घूरकर देखा। वो जो नजरें झुकाए खड़ी थी उसने अपनी नजरें उठाईं। अभिमन्यु पर नजर पड़ते ही उसका गुस्से से भरा हुआ चेहरा नजर आया। वो उसे घूरता हुआ बोला, हमारी छोड़िए, बताइए क्या लगता है आपको आपके साथ रहने की हसरत है, हमें इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं आपको।
उसकी ये बात सुनकर भी सुमेधा ने कुछ नहीं कहा तो अभिमन्यु खुद ही गुस्से से भरे हुए अंदाज में बोला, जो किया है आपने उसकी यही सजा है, आइंदा हमसे ये सवाल करने की जरूरत नहीं है। सुमेधा जो रोज उसका गुस्सा देखकर शांत हो जाती थी, उसने अब उसकी तरफ देखकर कहा, हमारी कोई गलती नहीं है, आपको नहीं समझना तो मत समझिए। आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि समझ आ गया है हमें आपके लिए अपने गुस्से और दूसरों की बातों से ज्यादा अहम कुछ नहीं, हम भी नहीं। अभिमन्यु ने दांत पीसते हुए उसे घूरा। सुमेधा अब वहां से जाने लगी। 2 कदम आगे बढ़ाकर अब वो एकदम ही रुक गई। उसने पलटकर अभिमन्यु की तरफ देखकर बिना किसी भाव के ही कहा, यकीन नहीं होता एक समय पर आपने कहा था आपको मुझसे प्यार है। सुमेधा इतना कहकर वहां से चली गई, पर अभिमन्यु के कान में उसके कहे वो आखिरी शब्द गूंज रहे थे। उसके चेहरे पर अब गुस्से की जगह एक अजीब सी बेबसी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ गहरी सांसें भरते हुए उसने अपनी आंखें खोली और खुद को एकदम सामान्य करते हुए वो वहां से निकल गया। अंबिका अब भी रुद्रवीर का इंतजार कर रही थी, पर वो अब तक नहीं आया था। उसने घड़ी देखी जो रात के 1 बजा रही थी। अंबिका की परेशानी बढ़ती जा रही थी। उसने एक गहरी सांस भरते हुए अपने आप में ही कहा, हम एक बार कॉल करके देखते हैं। उसने अब रुद्रवीर का नंबर डायल कर दिया। रिंग जा रही थी पर उसने कॉल रिसीव नहीं किया। अंबिका ने फिर से उसे कॉल किया, पर वो अब भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। अंबिका उसके आने का इंतजार कर रही थी, पर आना तो दूर उसने उसकी कॉल भी रिसीव नहीं की। अंबिका की घबराहट बढ़ सी गई। वो उसे बार बार कॉल कर रही थी पर अब तक कॉल रिसीव नहीं हुई। अंबिका की परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। कुछ देर बाद एकदम ही अब कॉल कनेक्ट हुआ। अंबिका कुछ कहती उससे पहले ही दूसरी तरफ से एक आवाज आई। ये आवाज सुनते ही उसके चेहरे पर एक अजीब से भाव आ गए। रुद्रवीर का इंतजार करते करते ही अंबिका की आंख लग गई। वो इस वक्त सोफे पर ही गर्दन पीछे टिकाए सो रही थी। जैसे ही रुद्रवीर ने कमरे में कदम रखा, उसकी नजर सबसे पहले अंबिका पर पड़ी। उसने एक गहरी सांस ली और आहिस्ता से उसकी तरफ बढ़ गया। उसको देखकर ही समझ आ रहा था वो जरूर उसका इंतजार करते हुए ही सो गई थी। अंबिका के पास आकर रुद्रवीर कुछ दूरी बनाकर बैठ गया। उसकी नजरें लगातार उस पर टिकी हुई थी। अंबिका उसका इंतजार करते हुए इस तरह से सो गई। रुद्रवीर को अच्छा नहीं लग रहा था, उसकी वजह से अंबिका को इस तरह से परेशान होना पड़ा। वो उठने लगा, तभी टेबल पर रखा ग्लास नीचे गिरा। रुद्रवीर झट से वो ग्लास उठाने लगा, मगर तब तक इस आवाज के कारण अंबिका की आंख खुल गई। उसने जैसे ही रुद्रवीर को देखा वो झट से उठकर खड़ी हो गई। रुद्रवीर ने जैसे ही उसे देखा वो आहिस्ता से बोला, माफी चाहेंगे, हमारी वजह से आप इतना परेशान हो गई। अंबिका ने उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखा। उसे याद आने लगा कल रात ही वो गया था। उसने इतनी बार कॉल किया पर उसने एक बार भी कॉल रिसीव तक नहीं किया, और वो इतनी देर बाद आ रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। वो बिना कुछ कहे अलमारी से अपने कपड़े लेकर सीधा वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। रुद्रवीर को अंबिका का इस तरह से बिना कुछ कहे जाना अजीब लगा। वो अभी कुछ दिन के उसके साथ सामान्य थी, फिर अचानक क्या हुआ? रुद्रवीर ने एक गहरी सांस ली। वो अब बेड पर आकर बैठ गया, तभी एकदम ही ध्यान अपने फोन पर गया। उसने जैसे ही फोन ओपन किया, अंबिका के 20-25 मिस्ड कॉल थे। रुद्रवीर को हैरानी हुई। अब उसे समझ आया क्यों अंबिका इस तरह से गई। वो अफसोस से अपने आप में ही बोला, फोन पर तो ध्यान देना चाहिए था, सोचना चाहिए था हमें वो इंतजार कर रही होंगी। उसने अब साइड टेबल पर अपना फोन रख दिया और अंबिका के आने का इंतजार करने लगा। रुद्रवीर उसके इंतजार में ही बैठा हुआ था, पर ना जाने कब उसकी आंख लग गई। बेड से टेक लगाकर वो उसी तरह से बैठे हुए सो गया था। अंबिका कुछ देर बाद बाहर आए। डार्क ब्लू कलर की साड़ी में वो काफी खूबसूरत लग रही थी। खुले बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी। वो आहिस्ता कदमों से चलते हुए आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने देख लिया था रुद्रवीर सो रहा था, इसलिए वो बहुत धीरे धीरे अपने बाल बना रही थी। अंबिका शीशे से ही रुद्रवीर की तरफ देख रही थी। उसको इस तरह से सोता हुआ देखकर अंबिका ने मन ही मन में कहा, पूरी रात पता नहीं कहाँ थे, इसलिए इस तरह सो गए हैं। अंबिका ने अपने बालों को बांधकर एक बार फिर से रुद्रवीर की तरफ देखा। उसे बाहर जाना था। कुछ सोचकर उसने अब अपने पैर में पहनी पायल को निकालकर टेबल पर रख दिया। अंबिका रुद्रवीर पर नजर डालते हुए वहां से जाने लगी, लेकिन उसको इस तरह से सोया हुआ देखकर पता नहीं क्यों पर उसके कदम रुक गए। रुद्रवीर की तरफ देखकर वो मन ही मन में बोली, गर्दन में दर्द होगा ये जिस तरह से सोए हैं वैसे तो। उसके कदम अब अपने आप उसकी तरफ बढ़ गए। वो उसके पास आए। उसने आहिस्ता से रुद्रवीर को ठीक से सुलाना चाहा, पर उसका स्पर्श महसूस करते ही उसकी आंखें एकदम से ही खुल गई। अंबिका हिचकिचा उठी। उसने झट से अपने हाथों को पीछे करते हुए कहा, हम बस आपको। वो बोलते बोलते एक पल के लिए रुक गई।
उसने अब आहिस्ता से कहा, आपकी गर्दन में दर्द होता इसलिए हम बस आपको ठीक कर रहे थे। रुद्रवीर जो एकटक उसे देख रहा था उसके लबों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अंबिका जैसे ही जाने को हुई रुद्रवीर ने उसकी बांह पकड़ी। वो कुछ कहती उससे पहले ही उसे खींचते हुए रुद्रवीर ने अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखा और अपने करीब कर लिया। उसके मजबूत हाथों ने जैसे ही अंबिका की कमर को छुआ एक पल के लिए उसकी आंखें बंद हो गई। रुद्रवीर ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। अंबिका ने झट से आंख खोलकर कहा, वो हम। तभी रुद्रवीर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, सॉरी, हमारी वजह से रात को आपको बहुत परेशान होना पड़ा। उसके इतना कहते ही अंबिका को रात की बातें याद आने लगी। उसने नाराज सी एक नज़र उस पर डालकर नाराजगी भरे अंदाज में कहा, आप बिना हमें बताए ही चले गए। हम इंतजार कर रहे थे आपको, इतनी बार कॉल की पर कोई जवाब नहीं दिया, हम परेशान हो गए थे। वो इस वक्त नाराजगी दिखाती हुई इतनी प्यारी और मासूम लग रही थी कि रुद्रवीर की नज़र उस पर टिकी रह गई। अंबिका जैसे ही चुप हुई वो आहिस्ता से उसी बांह से हाथ हटाकर उसके कुछ बिखरे हुए बालों को ठीक करता हुआ बहुत आराम से बोला, आपको परेशान करने का कोई मकसद नहीं था हमारा। वो दरअसल निहारिका का एक्सीडेंट हो गया था तो उनकी माँ की कॉल आई थी, फोन साइलेंट हो गया था शायद इसलिए पता नहीं चला। निहारिका का नाम सुनते ही अंबिका के जहन में एक बार फिर से साधना जी और कनुप्रिया जी की बातें आने लगी। उसने रुद्रवीर की तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, वो ठीक तो है, शुक्र है ज्यादा चोट नहीं आई। ठीक है वो, रुद्रवीर ने बताया तो अंबिका उसकी तरफ देखने लगी। जब उसे ज्यादा चोट नहीं लगा तब रुद्रवीर को पूरी रात लग गई। अंबिका यही सब सोच रही थी तभी उसकी कमर में रखा अपना हाथ मजबूत करते हुए रुद्रवीर ने अंबिका को अपने करीब किया। वो अब एकदम ही अपने ख्यालों से बाहर आए। रुद्रवीर की तरफ देखते ही उसने आहिस्ता से कहा, हुकूम सा हमें। शश। रुद्रवीर ने उसके होठों पर उंगली रख दी। उसकी उंगलियों के स्पर्श से अंबिका के बदन में सिहरन सी दौड़ गई। उसकी नजरें खुद ब खुद ही झुक गई। रुद्रवीर जो उसकी आंखों में देखने की कोशिश कर रहा था, अंबिका के नजरें झुकाते ही उसके लबों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो उसी तरह से बोला, हमारी तरफ देखिए तो। अंबिका ने ये सुनते ही अपनी आंखें बंद कर ली। उसका चेहरा जैसे एकदम लाल सा हो गया। वो नजरें झुकाए ही थी। रुद्रवीर ने उसे देखते हुए अब अंबिका की कमर पर रखा अपना हाथ पीछे कर लिया। अंबिका ने अब नजरें उठाईं। वो उसकी तरफ देखते ही बहुत ही धीरे से बोली, वो आप इस तरह से, मतलब हम। वो समझ ही नहीं पा रही थी वो क्या बोले। रुद्रवीर उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, पर हमें समझ आ गया है आप क्या कहना चाह रही है। अंबिका ने इतना सुनते ही एक हैरान सी नजर उस पर डाली। उसे उसके मन की बात कैसे पता? अंबिका की आंखों में जो हैरानी थी और जो सवाल था वो रुद्रवीर समझ रहा था। उसने मुस्कुराते हुए अंबिका के गाल पर अपना हाथ रखा और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आपकी मर्जी हमारे लिए महत्व रखती है, बहुत महत्व रखनी है। आपको हमसे इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मन में कुछ भी हो आप कह सकती है हमें। रुद्रवीर की बातें सुनकर अंबिका एकदम उसे देखती रह गई। उसने उसकी तरफ देखते हुए ही मन में कहा, हमें हुकूम सा को बता देना चाहिए। आज से नहीं बरसों से उनकी ही चाहत है हमें। अंबिका ने 2 पल में जैसे ही ये सोचा और एक बार फिर से वो उसे बताने को अपना मुंह खोला, पर तभी एक बार फिर रुद्रवीर का फोन बजने लगा। आवाज सुनते ही अंबिका और रुद्रवीर दोनों की नजरें उस तरफ गई। निहारिका का नाम देखकर एक तरफ जहां रुद्रवीर ने झट से कॉल रिसीव की, वहीं अंबिका के चेहरे पर एक अजीब से भाव आ गए। क्या निहारिका बनेगी रुद्रवीर और अंबिका के बीच दूरियों की वजह? क्या अंबिका बताएगी सच रुद्रवीर को? क्या होगा उसका रिएक्शन? अब क्यों किया निहारिका ने उसे कॉल? जारी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।